हम लोग जो चैप्टर चालू करने के लिए रहे हैं उस चैप्टर में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में जो चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन। अगर आप लोगों ने कॉस्ट शीट किया रहेगा, अगर आप लोगों ने कॉस्ट शीट किया हुआ रहेगा तो रिकंसिलिएशन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अगर आप लोगों को कॉस्ट शीट में डाउट रहेगा तो आप लोगों के लिए रिकंसिलिएशन भी क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहने वाला है। सबसे पहला ये मालूम पड़ना चाहिए रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस फाइंड आउट करना। अगर आप लोगों को पता रहेगा तो फैक्ट्री लेवल पे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और ऑफिशियल में ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा ये दोनों कॉस्ट और फाइनेंशियल, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड कभी भी टैली नहीं करेंगे। ये दोनों में ऑलवेज डिफरेंसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये रहती है कि कुछ फाइनेंशियल आइटम होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाए या फाइनेंशियल लॉस हो जाए या फाइनेंशियल इनकम हो जाए। फाइनेंशियल इनकम जो रहता है वो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल आइटम जो होते, जो फाइनेंशियल के एक्सपेंस होते, वो भी हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, जिसके वजह से ये डिफरेंसेस ऑलवेज बने हुए रहते हैं। तो सबसे पहला जब भी हम लोग रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो एग्जामिनर याद रखिएगा, एग्जामिनर अगर आप लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के दिया है तो आप लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मींस अगर आप लोगों के सामने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया हुआ है तो आप लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया रहेगा तो आप लोगों को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या बनाना रहेगा, कॉस्ट शीट बनाना रहेगा। अगर एग्जामिनर ने आप लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करके नहीं दिया है, उस सिचुएशन में आप लोगों को पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। फिलहाल तक हम लोग जो सब देखेंगे सब के हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कॉस्ट शीट बनाना है या पीएनएल अकाउंट बनाना, जो भी रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट पता चलना चाहिए। आप लोगों को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता ही है, पर्टिकुलर्स के साथ साथ अमाउंट और अमाउंट के साथ साथ सीपीयू कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। और उसी के बेसिस पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा रिकंसिलिएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन अकाउंट। बोलिए मैं पार्ट देता हूं। हम लोग क्या बनाएंगे, रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। जब भी हम लोग रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिकंसिलिएशन अकाउंट में हम लोगों को प्रॉफिट दो तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई बच्चे रहेंगे जो क्या करेंगे, कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाएंगे और कुछ लोगों हैं जो फाइनेंस से ना जाएंगे, कॉस्ट की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों को लॉजिकल बताऊंगा कि कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ या फाइनेंस से कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग कैसे सम्स को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता नहीं रहेगा तो इसके लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला पुट अप करना पड़ता है। सम नंबर, अगर मैं सम की बात करता हूं तो सम नंबर 13 आईना पूरे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 219 में सम नंबर 13 दिया गया है, जो मार्च 2013 में पूछा हुआ सम से। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आरएसटी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2012। और मैं अगर देखता हूँ तो हम लोगों को एग्जामिनर ने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के दिया हुआ है। मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। मैं रीड आउट करता हूं। सबसे पहले नंबर पे क्या दिया गया, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मतलब ये सब आइटम कौन दिया हुआ है, एग्जामिनर ने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में दिया है। और इस सम्स के अंदर मैं देखता हूं तो एग्जामिनर ने नेट लॉस दिया हुआ है। क्या दिया आप लोगों को, नेट लॉस दिया हुआ है। इसके बाद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब मैं नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं, आधा हिस्सा पूरा हो गया, अब मैं आधे हिस्से मतलब एडजस्टमेंट के साइड जाता हूं। एडजस्टमेंट में दिया गया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2012। ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल आइटम है जो कि कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होने वाले नहीं है। अब जो मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं ये रिगार्डिंग टू कॉस्ट शीट है। अब कॉस्ट शीट में क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी हम लोगों को मालूम पड़ेगा। सबसे पहला रॉ मटेरियल कंजम्पशन, यहाँ पे बता रहा है कि 40 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट वेजेस 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का बता रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का बता रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बता रहा है कि 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है 15 per unit, opening stock of finished goods is valued at 101.80 per unit, closing stock of finished goods is to be valued at cost of production। क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है लेकिन उसका अमाउंट पता नहीं रहेगा, तो हम लोगों को उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ साथ सीओपी का हम लोगों को क्या चाहिए रहेगा, रेट चाहिए रहेगा। सेलिंग प्राइस बता रहा 125 पर यूनिट। इसके बेसिस पे हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। एक बार आप लोग ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आना, आप लोगों को पता चलेगा कि कॉस्ट शीट में हम लोग कौन कौन से आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले नंबर पे दिया गया ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, देखो ओपनिंग स्टॉक के नीचे दिया ना फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग सीओपी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वहां लिखेंगे ऐड टू सीओपी। रॉ मटेरियल वो आइटम है जहां से हम लोग हमारे सम को स्टार्ट करेंगे, दैट मींस ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, डीएमसी में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस डीएमसी में हम लोग डायरेक्ट जो भी मटेरियल आएंगे सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और डायरेक्ट वेजेस के डायरेक्ट कॉस्ट या तो प्राइम कॉस्ट पे जाएगा, तो डायरेक्ट वेजेस के सामने आप डीसी या पीसी लिखिएगा। इसके साथ साथ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस किसका है, फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो हम लोग कहां लिखेंगे, एफओ में लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखेंगे।
बाद में दिया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑफिस का, अगर ऑफिस का एक्सपेंस है तो हम लोग ऑफिस में ही लिखने वाले, दैट मींस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओ एंड ए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कहां जाएगा, एसएनडी में जाएगा। बाद में देखिए वहां पे दिया गया गुडविल राइट ऑफ, इसी के साथ साथ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरे लिए फाइनेंशियल आइटम है और फाइनेंशियल आइटम दैट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। फाइनेंस का कोई भी आइटम हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड में आता हूं तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सेल्स। सेल्स ऑलवेज सेल्स पे जाने वाला है। बाद में दिया गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सीओपी में ऐड किया हो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सीओपी से क्या करूंगा, लेस करूंगा। कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड, ये मेरे लिए फाइनेंशियल इनकम है। और एक बार मैं फिर से बोलता हूं, फाइनेंशियल चाहे इनकम हो या तो फाइनेंशियल एक्सपेंस हो, दोनों ही आइटम हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाद में आप लोगों को मिला वहां पे नेट लॉस। अब हम लोग क्या करेंगे, सम्स को कॉस्ट शीट बनाने के लिए जाएंगे। जब कॉस्ट शीट बनाने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पर यूनिट, मतलब अपने को यूनिट दिया हुआ है। अगर यूनिट दिया हुआ है तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होना चाहिए। अब ना अपने पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो दिया है, सेल्स अपने को दिया वहां पे 47,500, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में दिया है 2500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है 5000 यूनिट। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो दिया गया है 47,500। अब हम लोगों को कहां जाना है, हम लोगों को टॉप टू बॉटम आते थे तो साइन यही रहता था, लेकिन हम लोगों को कहां जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है। हम लोगों को उल्टी गिनती गिननी है। जब उल्टी गिनती गिननी है तो हर चीज उल्टी होगी, प्लस माइनस होएगा और माइनस प्लस होएगा। तो ये 47,500 थे, हम लोग 47,500 में 5,000 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा 52,500। 52,500 में हम लोगों को ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। 52,500 से 2,500 माइनस करूंगा, ये आएगा 50,000। अब एक बार आप लोग इसको सीधा करके भी देख लेना, 50,000 में 2,500 ऐड करेंगे तो 52,500 आएगा। 52,500 से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 47,500। तो हमारे सामने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पता चल गया कि हम लोग एक साल के दौरान कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50,000। अब हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स को यहाँ पे पुटअप करेंगे। सबसे पहले नंबर में क्या दिया गया है, रॉ मटेरियल। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे लिखेंगे रॉ मटेरियल, जिससे हम लोग सबको स्टार्ट करेंगे। अगर मैं रॉ मटेरियल देखता हूं तो रॉ मटेरियल के बारे में ए पार्ट ने बताया कि 40 पर यूनिट, तो आगे मैं सीपीयू में लिख देता हूं 40, बराबर है। अगर मैं 40 लिख दिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए अप टू सीओपी तक हम लोग हर आइटम को किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। तो जब भी मैं बोलूंगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो आप लोगों को याद होना चाहिए 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 40 करता हूं तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 करने पे अमाउंट आएगा 20 lakhs। इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम जैसे मिल जाएगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल दैट मींस मटेरियल कंज्यूम। इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस होंगे सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो सिर्फ एक ही आइटम नजर आ रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के बारे में एग्जामिनर क्या बता रहा है, 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंट, 70%। तो 70% किसका, 20 लाख का। 20 लाख का 70% हो जाएगा 14 lakhs। अब हम लोगों को 14 लाख का क्या चाहिए, पर यूनिट कॉलम चाहिएगा। तो 14 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 28। जैसे हम लोग डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे, जो भी अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट या तो प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे या तो प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। ये आएगा 34 lakhs और 34 lakhs को हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 68। जैसे हम लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा तो आप लोगों को 3 एक्सपेंसेस के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वन फैक्ट्री, सेकंड वन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड वन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम जाएंगे फर्स्ट पार्ट के ऊपर जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर मैं देखता हूं तो फैक्ट्री ओवरहेड में एक ही नाम है जिसका नाम है फैक्ट्री एक्सपेंसेस और अमाउंट यहाँ पे दिया गया 10,80,000, लेकिन मेरे को उससे लेना देना नहीं, मेरे को एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन नंबर सी में दिया गया है 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का कितना बता रहा, 50%। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल का 50% लेता हूं तो मटेरियल कितना है, 20 लाख। 20 lakhs का 50% 10 lakhs। अब फैक्ट्री ओवरहेड में और कोई आइटम नहीं है तो 34 लाख में 10 लाख ऐड करूंगा तो आएगा 44 lakhs।
सबसे पहला मुझे इसका क्या चाहिएगा, यूनिट चाहिएगा। अगर इसका यूनिट चाहिएगा तो 10 लाख को मैं क्या करूंगा 50,000 से डिवाइड करूंगा। अगर 10 लाख को 50,000 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 20 अगर देखता हूं तो आ जाएगा 88। ये जो 44 लाख है इसको मैं बोलूंगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। 44 लाख को 50,000 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 88। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर एक बार फिर से ऐड करूंगा और क्या ऐड करूंगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर मैं देखता हूं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिंगल आइटम आएगा, दूसरा कुछ नहीं आने वाला। और यहाँ पे बी पार्ट में बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर टेकन 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट बता रहा है, 20%। अगर 20% वर्क कॉस्ट का बोलता हूं तो आ जाएगा 8,80,000। अब 8,80,000 हम लोग इस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर 44 लाख में 8,80,000 ऐड करेंगे तो आएगा 52,80,000। अपने को सीपीयू निकालना रहेगा तो 8,80,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 50,000 से, ये आएगा 17.60। इसी के साथ साथ 52,80,000 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 50,000 से तो ये आएगा 105.60। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक मैं कॉस्ट शीट ही कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे मिल जाएगा हम लोग एक चीज ऐड करेंगे और एक चीज लेस करेंगे। ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात करता हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है अपने को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है 2,50,000। और उसी के साथ साथ अगर मैं यूनिट में बात करता हूं तो यूनिट में कितना दिया गया 2,500। ओपनिंग स्टॉक दिया गया 2,500। अगर मैं पढ़ता हूं इंफॉर्मेशन नंबर एफ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट 101.80। मैं क्या करूंगा 101.80 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 2,500 मल्टीप्लाई बाय 101.80 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये अमाउंट आएगा 2,54,500। 2,54,500। क्लोजिंग स्टॉक अपने को दिया, वहां पे कितना दिया गया है 5,000 यूनिट। लेकिन अपने को रेट किसका चाहिए, सीओपी का, और सीओपी का रेट हमने कितना फाइंड आउट किया है 105.60। अगर मैं 5,000 को 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105.60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 5,28,000। सीओपी में ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक ऐड करना और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना, ऐड लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो फिगर होगा 50,06,500। इसको बोलेंगे COGS। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है यहाँ गलत हो। COGS है, COGS में हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करता हूं तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट आइटम बता रहा है, सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड एट ₹125। सेलिंग प्राइस के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ई पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट ₹15 पर यूनिट। कितना बता रहा है 15। तो हम लोगों ने टोटल कितना सेल्स किया, इसके लिए देखना पड़ेगा सेल्स अपने को दिया 47,500। 47,500 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर 47,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करते तो ये अमाउंट आएगा 7,12,500। 7,12,500। अब यहां से COGS से हर आइटम को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दिया गया 47,500। हम लोग इसमें इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा वो आएगा 57,19,000। अगर हम लोग इसको 47,500 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 120.40। जैसे हम लोगों को ये मिलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सेल्स।
और सेल्स एग्जामिनर ने अपने को दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया है 59 लाख। सेल्स के बारे में बताया, सेल्स के बारे में क्या बता रहा है, सेलिंग प्राइस इज रिकॉर्डेड एट ₹125 पर यूनिट। तो हम लोगों ने टोटल सेल किया हुआ 47,500 मल्टीप्लाई बाय 125। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 59,37,500। 59,37,500। अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 125। इस आइटम से इस आइटम को माइनस करना है। अगर इससे इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आएगा 2,18,500 और 2,18,500 अपने लिए प्रॉफिट बन जाएगा। अगर इसको 47,500 से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 4.60। इसी के साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे यूनिट में, और यूनिट में क्या आएगा 15। सीओजीएस को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और सीओजीएस से हम लोग डिवाइड करेंगे क्या आएगा 105.43। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए देगा। कॉस्ट शीट हम लोगों को एग्जामिनर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन खुद देगा। हम लोगों को बस दो चीज चाहिए रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। ये तीन इन्फॉर्मेशन ऑलवेज आपको एग्जामिनर दिया हुआ है। अब हमारे पास अगर मैं देखता हूँ तो कॉस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है। कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जब भी मैं रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो रिकंसिलिएशन को मैं स्टार्ट करूंगा दो तरीके से। आइदर मैं कॉस्ट शीट की तरफ से जा सकता हूं या तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ से जा सकता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है। हो सकता है कि आप लोग कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाए, कॉस्ट को फाइनेंस से कंपेयर करें, और हो सकता है कि कुछ लोग फाइनेंस को कॉस्ट से कंपेयर करें। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखिएगा, रिकंसिलिएशन बस आप लोगों का ये प्लस और माइनस में खत्म हो जाएगा 110% गारंटी के साथ। अगर समझ गया तो, अगर ये फंडा नहीं समझा तो आप लोगों को परफॉर्मा याद करना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अगर ये स्कीम समझ में आ गई तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए मैं दिखाऊं, हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, किससे, फाइनेंस से। दो चीज दिखाओ, एक तो एक्सपेंस लिखा हुआ और एक इनकम लिखाओ। एक्सपेंस में मैंने क्या लिखा हो, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ रहा है किससे, फाइनेंस से, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, देखो मैं एक ऐड कर रहा हूं और एक क्या कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं। मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर मेरा कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ा तो मैं ऐड करूंगा, कॉस्ट का एक्सपेंस अगर कम हुआ तो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। अगर कॉस्ट का इनकम फाइनेंस के मुकाबले बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और कॉस्ट का अगर इनकम कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। इन शॉर्ट में बताता हूं, कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जब जाऊंगा, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं ऐड करूंगा, एक्सपेंस कम होगा तो मैं कम करूंगा। इनकम अगर बढ़ेगा तो मैं कम करूंगा, और इनकम अगर कम होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, दोनों को कंपेयर करूंगा। दोनों को कंपेयर करूंगा मतलब कैसा हो गया, कॉस्ट शीट को मैं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, क्या, फाइनेंस को। जब मैं कॉस्ट शीट से फाइनेंस को कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास जो आइटम है, मैं सबको शुरुआत कहाँ कर रहा हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला रहेगा एज पर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट कितना मिल गया, 2,18,500। मैं आगे लिख दूंगा 2,18,500। अगर आप लोग P&L अकाउंट देखोगे तो आप लोगों को वहां पे क्या दिया गया, नेट लॉस दिया गया। हम लोग लिखेंगे लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना दिया गया है, 36,000। तो मैं आगे लिखूंगा 36,000। ये लॉस है, दैट मींस ये माइनस में फिगर है, ये किसमें फिगर देगा, माइनस में देगा। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा किसको, कॉस्ट को फाइनेंस के। अब कॉस्ट से जब मैं फाइनेंस को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास रॉ मटेरियल है, देखना है यहाँ पे मेरे पास क्या है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना दिया गया है, 20 लाख एज पर कॉस्ट। लेकिन जब मैं एज पर फाइनेंस देखता हूं तो एज पर फाइनेंस मेरे पास है 20,80,000। फाइनेंस में कितना है, 20,80,000, और कॉस्ट में कितना है, 20 लाख। तो मेरा एक्सपेंस जो हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मेरा एक्सपेंस कम होगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मैं आऊंगा यहाँ पे लेस में लिखूंगा रॉ मटेरियल कितना कम पड़ा, 80,000। मैं आगे लिखूंगा यहाँ पे 80,000। इसके बाद जो हो गया हटा दो। इसके बाद में क्या दिया गया, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है, और डायरेक्ट वेजेस हमारे पास कितना है, 14 लाख। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, फाइनेंस में जाऊंगा। अगर मैं फाइनेंस में जा रहा हूं तो मेरे पास डायरेक्ट वेजेस कितना है, 15,15,000 है ना, वहां पे 15,15,000। तो एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड अगर मैं कॉस्ट को कंपेयर करता हूं फाइनेंस से, तो मेरा कॉस्ट का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस क्या है, कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो मैं एक बार उसको फिर से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मैं आऊंगा यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस कितना यहाँ पे 14 लाख, वहां पे 15,15,000।
दैट मीन्स 1,15,000 आएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? ये भी खत्म हुआ। डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आऊंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता हूं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे पास यहाँ पे कितना दिया गया है 10 lakhs। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ पे फाइनेंस में, और फाइनेंस में देखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया गया 10,18,000। एक बार फिर से मेरा एक्सपेंसेस कम हो रहा है। कॉस्ट का एक्सपेंसेस कितना है 10 लाख और फाइनेंस का कितना है 10,18,000। मतलब फाइनेंस ज्यादा है, कॉस्ट का एक्सपेंस कम हो रहा है। अगर कॉस्ट का एक्सपेंस कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। मैं आके लिखूंगा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, और कितना कम हो रहा है 18,000। इसके बाद ये भी हो गया, इसको भी यहां से हटा दूं। इसके बाद में देखना क्या दिया गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपने पास कॉस्ट में कितना अवेलेबल है 8,80,000। कॉस्ट में अवेलेबल है 8,80,000। अगर मैं जाता हूं पीएनएल में तो वहां पे दिया गया है 8,45,000। कितना दिया है 8,45,000, और यहाँ पे कितना है 8,80,000। इसका मतलब ये होता है कि मेरा कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ा है। अगर मेरा कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ा है, मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा, लिखूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करता हूं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना बढ़ा हुआ है 35,000 से, बराबर ना। यहां पे कितना दिया है 8,80,000। फाइनेंस में कितना दिया है, तो फाइनेंस में दिया है 8,45,000। माइनस करूंगा तो ये प्लस में आएगा 35,000। ये 35,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। अगर 35,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो एज पर फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए ये भी हो गया, मैं इसको भी खत्म कर देता हूं। अब दिया यहाँ पे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ कितना दिया है 2,54,500। कितना दिया है 2,54,500। ये एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना है। एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिया 2,50,000। तो अल्टीमेटली 4,500 से एक बार फिर मेरा कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ रहा है। अगर मेरा कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो आगे लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना आएगा 4,500। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूं। इसके बाद चलिए ये भी हो गया, इसको भी खत्म करूं। इसके बाद दिया गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज हमारे लिए इनकम होता है। ऑलवेज हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। इनकम यहाँ पे कितना दिया गया है 5,28,000 एज पर कॉस्ट है। अब देख लेते हैं एज पर फाइनेंस कितना दिया है। तो एज पर फाइनेंस कितना दिया हुआ है 5 लाख। तो अल्टीमेटली 28,000 मेरा इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर 28,000 मेरा इनकम बढ़ेगा, 28,000 मेरा इनकम बढ़ रहा है, ये बात तो पक्की है ना। अगर 28,000 मेरा इनकम बढ़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आऊंगा माइनस में, लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 28,000। चलिए ये भी खत्म हुआ। इसके बाद में दिया गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया गया 7,12,500 एज पर कॉस्ट। देख लेते हैं एज पर फाइनेंस कितना दिया है। एज पर फाइनेंस दिया गया 7 lakhs। मतलब ये होता है कि 12,500 कॉस्ट का एक्सपेंस ज्यादा है। अगर कॉस्ट का एक्सपेंस ज्यादा रहेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड में आऊंगा, लिखूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना 12,500। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल से कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट से कोई लेना देना, सेल्स देखेंगे हम लोग। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, फाइनेंस में आएंगे। कॉस्ट के तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो गए ना। कॉस्ट के हर आइटम को मैंने कंपेयर कर लिया, कहां से, फाइनेंस से। अब आप लोगों को मैंने बताया कि फाइनेंशियल आइटम कुछ होते हैं जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होते। ऐसे जो आइटम नहीं रिकॉर्ड हुए कॉस्टिंग में, हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। देख लेते आगे। अब देखता हूं ओपनिंग स्टॉक मेरा हो गया, हाँ हो गया। रॉ मटेरियल हो गया, हाँ हो गया। डायरेक्ट वेजेस भी हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। लेकिन हाँ, गुडविल रिटर्न ऑफ जो कि कॉस्ट शीट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी भी वो पेंडिंग है। और यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ कितना दिया गया 60,000। कितना दिया है 60,000, बराबर है।
अगर गुडविल यहाँ पे 60,000 दिया लेकिन कॉस्ट शीट में गुडविल नहीं है, मतलब कॉस्ट शीट में गुडविल 0 है, मेरा एक्सपेंस क्या है 0 है, और फाइनेंस में कितना है 60,000, मतलब फाइनेंस का एक्सपेंस ज्यादा है, कॉस्ट का एक्सपेंस कम है। अगर कॉस्ट का एक्सपेंस कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे मतलब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं लिखूंगा गुडविल राइट ऑफ कितना 60,000। इसके बाद एक बार फिर से देखना क्या दिया वहां पे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या किए, सेल किए, जिसकी वजह से लॉस हुआ। ये मेरा फाइनेंशियल आइटम है, इसको हम लोगों ने कॉस्ट में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है, बराबर है। मतलब कॉस्ट में क्या 0 है, कॉस्ट में क्या है 0 है, और फाइनेंस में कितना जा रहा है, तो फाइनेंस में जा रहा है, फाइनेंस में जा रहा है 1 लाख, मतलब कॉस्ट का एक्सपेंस कम है और फाइनेंस का एक्सपेंस ज्यादा है। तो मुझे कॉस्ट से लेना देना, अगर कॉस्ट का एक्सपेंस कम रहेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कम करने वाले हैं, और कम करेंगे तो हम लोग आके माइनस में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 1 पेटी। इसके बाद डेबिट आइटम खत्म हुआ, अब मैं क्रेडिट में आता हूँ। क्रेडिट में यहाँ पे सेल्स दिया है, ठीक है, हम लोग देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी अपना हो गया है। कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट रिकवर्ड, ये मेरे लिए फाइनेंशियल इनकम है, जो कि हम लोगों ने कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मेरे पास इनकम क्या है, यहाँ पे 0 है ना, मेरे पास कॉस्ट में इनकम 0 है, लेकिन मेरे पास फाइनेंस में इनकम अवेलेबल है, मतलब मेरा कॉस्ट का इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कॉस्ट का इनकम कम होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैं ऐड में चले जाऊंगा, लिखूंगा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और सेकंड आइटम क्या है, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट कमीशन रिसीव्ड कितना दिया हुआ, 35,000, और इसी के साथ साथ बैड डेट रिकवर्ड कितना दिया है, 12,000। अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास सब आइटम खत्म हो गए सिवाय सेल्स के। मेरे पास यहाँ पे सेल्स कितना अवेलेबल है, 59,37,500 एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, एज पर फाइनेंस मेरे पास सेल्स अवेलेबल है 59,85,000। कितना अवेलेबल है मेरे पास, 59,85,000, 59,85,000, और एज पर कॉस्ट मेरे पास सेल्स कितना है, 59,37,500। मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, 14 के साथ में 7 आएंगे, 7 में से 3 में 4 आएंगे, 47,500। याद रखिएगा ये 47,500 ये तो ऊपर वाला है, ये फाइनेंस का है, और नीचे वाला किसका है, कॉस्ट का। मतलब कॉस्ट का सेल्स कम है, कॉस्ट का सेल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कॉस्ट का सेल्स कम हो रहा है मतलब कॉस्ट का एक्सपेंस कम हो रहा है। अगर कॉस्ट का सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम। सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम है। और याद रखिएगा फाइनेंस का इनकम ज्यादा है और सेल्स का इनकम कम है। 59,85,000 यहाँ पे दिया गया है, और ये 59,37,500 ये कॉस्ट है और ये फाइनेंस है। तो कॉस्ट का एक्सपेंसेस कम है, अगर कॉस्ट का एक्सपेंसेस कम होएगा, कॉस्ट का इनकम कम है, अगर कॉस्ट का इनकम कम होएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेल्स। सेल्स कितना कम हो रहा है, 47,500। एक बार मैं फिर से आप लोगों को सेल्स को आइडेंटिफाई कर देता हूँ। सेल्स मेरे लिए इनकम है। सेल्स कितना दिया है कॉस्टिंग में, 59,37,500 एज कंपेयर टू फाइनेंस। सेल्स का इनकम, कॉस्ट का इनकम जो है कम है। अगर कॉस्ट का इनकम कम होएगा तो हम लोग कॉस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग रिकंसिलिएशन में आएंगे और सेल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी टोटल आएगा इसका जो भी टोटल आएगा हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर कॉलम में। तो देखना पड़ेगा इसका टोटल कितना आएगा, 1,46,500। 1,46,500 इन सबका टोटल है। इन सबके टोटल में ये 2,18,500 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आएगा 3,65,000। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सबका टोटल लेना है और इन सबका टोटल आएगा 4,01,000। आप लोगों को पता है ये हम लोगों ने ऐड किया है और ये हम लोगों को क्या करना है, लेस करना है। 3,65,000 से 4,01,500
810 माइनस करना है तो अल्टीमेटली जो अपना फिगर आएगा वो किसमें आने वाला है, माइनस में आने वाला है। और जो कि हम लोगों ने 36,000 ऑलरेडी पहले से लिख रखे थे, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे कि आपका कितना आएगा, 36,000 आएगा। इन शॉर्ट मैं कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूड करने के लिए मैं आप लोगों का 2 मिनट और लूंगा। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा। कॉस्ट शीट बन जाने के बाद मैं कॉस्ट को कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, फाइनेंस से। याद रखिएगा, अगर कॉस्ट का एक्सपेंस कम हुआ, कॉस्ट का एक्सपेंस कम हुआ तो हम कम करेंगे, कॉस्ट का एक्सपेंस बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका अपोजिट इनकम में, अगर कॉस्ट का इनकम बढ़ रहा है तो हम कम करेंगे और कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ इतना सा, ये सब मैं कहां से गया, कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ गया। हो सकता है कि आपका कोई कलीग, हो सकता है आपका कोई दोस्त फाइनेंस से कॉस्ट को कंपेयर करे, तो जब वो फाइनेंस से कॉस्ट को कंपेयर करेगा, जब भी स्कीम यही रहेगा, अल्टीमेटली आपका और उसका आंसर सही आएगा। बस वो बंदा क्या करेगा, ये 36,000 को ऊपर लिखेगा और ये 2,18,500 को क्या लिखेगा, नीचे लिखेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को बाहर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट से फाइनेंस को कंपेयर किया। अगर मेरा सम गलत होता था ना, कि 36,000 नहीं आता था। देखिए, दो ही चीज को मैंने पहला लिखा था, एक ये लिखा था 2,18,500 और एक ये लिखा था 36,000। तो मैंने क्या किया, 36,000 माइनस करके नहीं लिखा, इसका माइनस ही 36,000 है। मैंने ऑलरेडी उसको पुटअप कर रखा था, जैसे ही मैंने इसको इससे माइनस किया, ये कितना आ गया, 36,000। बस बेसिक का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप लोग, ये आपको कहीं टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेगा, ये लॉजिकल है, ठीक है। बस अगर आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखा तो कोई माई का लाल आप लोगों को रिकंसिलिएशन में पीछे नहीं लेके जा सकता है। सब इजी से इजी आ जाए, सब हार्ड से हार्ड आ जाए, सिर्फ आप लोगों को कॉस्ट शीट बनाने आना चाहिए। अगर आपने कॉस्ट शीट में गलती नहीं किया तो कॉस्ट को बनाने के बाद कॉस्ट को कंपेयर करेंगे फाइनेंस से। याद रखिएगा, कॉस्ट को फाइनेंस से कंपेयर कर देने के बाद फाइनेंस पे बहुत सारे ऐसे आइटम होंगे जो कि कॉस्ट शीट पे रिकॉर्ड नहीं होते, वो डायरेक्टली हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट पास आउट करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कम हो रहा है या